अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले 16 दिसंबर की। जी हाँ, 16 दिसंबर जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पाकिस्तान के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें एक नहीं दो बातें हुई हैं। जी हाँ, 1971 16 दिसंबर जिसको कि ना सिर्फ हम लोग याद करते हैं बल्कि हमारे भारत के लोग जो हमसे भी ज़्यादा याद करते हैं। भारत में 16 दिसंबर को पाकिस्तान से भी ज़्यादा याद रखा जाता है। और आज जब 16 दिसंबर को मैं ट्विटर देख रही थी तो हमारे काफ़ी सारे जो भारतीय दोस्त हैं उन्होंने जो है बहुत जो है अपनी पोस्ट वगैरह लगा रखी थी और यकीनन 71 की वॉर को लेके लगा रखी थी। एक धब्बा है, एक पाकिस्तान के कहना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे पर ये एक काले मार्क के तौर पे एक धब्बे के तौर पे या एक दाग के तौर पे हम कह सकते हैं कि देखा जाएगा हमेशा, क्योंकि 71 की वॉर थी जिसमें हमारे फौजियों ने हथियार डाले थे। और ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो सारी दुनिया ही दिखाती रहती है, बहुत से लोगों ने तो घरों में इंडिया में फ्रेम करके भी लगाया हुआ है। लेकिन हमें इसके बाद ना कोई शर्म आई, ना कोई गैरत आई और ना ही हमने यानी कि हमारे कंट्री को जो लोग चलाते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपने आप को ठीक ना करने की कसम खा रखी थी। वरना होना तो ये चाहिए था कि ये सब कुछ होने के बाद अपने आप को इस हद तक ठीक किया जाता, अपने आप को इस हद तक बेहतर बनाया जाता कि भारत से कोई हमें कुछ कहने के काबिल ना रहता, या कम से कम वो लोग ये ज़रूर सोचते कि ठीक है 71 में जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज का पाकिस्तान देखें तो उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, बहुत चीज़ों में सही हो गए हैं, बहुत अपने आप को बेहतर किया है और ऐसा कर लिया है जिससे महसूस हो रहा है या ये सभी फील करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं पे बेहतरी आई है। मगर ऐसा नहीं हुआ। आज तक हमारा वही हाल है, आज तक हम उतने ही ढीठ हैं और हम उसी तरह से अपनी गलतियों को ना मानने वाले हैं। 16 दिसंबर को जी एक वाकया और हुआ था और उसमें आप जैसे कि जानते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का, जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया था जिसमें कि कई सौ बच्चों की जानें गई थी, बहुत बच्चे जख्मी हुए थे। और कहा यही जाता है उस जमाने में इमरान खान की पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल धरना चल रहा था डी चौक इस्लामाबाद में। उसको कैसे हटाया जाए और किस तरीके से इमरान खान को वापस उनके घर भेजा जाए, इस बात के लिए बहुत से लोगों का ये भी दावा है या बहुत से एक्सपर्ट्स का भी ये दावा है कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानेहा था या जो हादसा था वो हुआ और उसके साथ ही इमरान खान को उठने का मौका मिल गया। लेकिन बात सारी ये है कि पता नहीं वो बात कहाँ तक ठीक है या नहीं ठीक है, मगर ये ज़रूर है कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी जानें खोई, बहुत सारी माँओं ने अपने बच्चों को खोया, बहुत सारे बाप अपने बच्चों से महरूम हो गए और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कहा यह गया जी कुछ टेररिस्ट को मार गिराया गया है, ये भी कहा गया। एहसान उल्लाह एहसान, जी हाँ, एहसान उल्लाह एहसान जिसको कहा जाता है कि वो इस सारे वाक़े का, ये सारे जो टारगेट किलिंग जो की गई थी या जो अटैक किया गया था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, उसका मास्टरमाइंड कहलाता है। हाफ़िज़ सईद की तरह इसको भी बड़े दिनों तक पाकिस्तान ने दामाद बना के रखा और एहसान उल्लाह एहसान जो कि पाकिस्तान एजेंसीज़ के कब्ज़े में था, वो अचानक से पाकिस्तान से गायब हो जाता है और ना सिर्फ गायब हो जाता है, अपनी पूरी फैमिली समेत उसको किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया। आज तक ये पहला वाकया है जिसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, उसने भारत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो अटैक भारत ने कराया था और ना ही किसी ने ये कहा कि एहसान उल्लाह एहसान को भारत के लोग ले गए। भारत के लोग मतलब रॉ के लोग ले गए या रॉ वाले ले आकर जो है वो एहसान उल्लाह एहसान की जान बचा ली। इस बारे में एकदम खामोशी है। बार बार लोग बात करते हैं, बार बार लोग खासतौर पे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आके दुहाइयां देते हैं कि आखिर ये एहसान उल्लाह एहसान, इतने सारे बच्चों का कातिल जिसने हमारे कंट्री के इतने सारे बच्चों की जानें ले ली, आखिर उस आदमी को क्यों भगा दिया गया और वो भी ऐसा कि वो एजेंसी के पास था, अरेस्ट था और उसके साथ ही वो गायब हो गया। ये एहसान उल्लाह एहसान वो है जिसको बड़ी बेशर्मी से हमारे टीवी चैनल्स ने जिसका इंटरव्यू भी बनाया, उसका इंटरव्यू भी दिखाया गया और उसके बाद जो है इस आदमी को 9-2-11 करके कहाँ छुपा दिया, ये कोई बताने वाला हमें फिलहाल तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, अफ़सोस है कि इस किस्म के माशरे में हम रहते हैं, इस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे।
जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल या टीवी नेटवर्क जियो टीवी ने एहसान-उल्लाह एहसान का इंटरव्यू बनाया। सलीम साफ़ी साहब ने वो इंटरव्यू किया और ये ज़रूर है कि इससे पहले कि उसको ऑन एयर किया जाता, पैमरा की तरफ से उस इंटरव्यू को रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के कौन से ऐसी कंट्री है जहाँ पे किसी टेररिस्ट जिसने आपकी कंट्री के बेशुमार बच्चों को मारा हो, जिसने खून-खराबा किया हो, जो कि एक बाकायदा टेररिस्ट हो, उसका इंटरव्यू कौन बनाता है और कौन-सा टीवी चैनल देता है। लेकिन ये सारे कारनामे भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नज़र आएँगे। पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहाँ पे आपको इस किस्म की और इस ढिठाई और बेशर्मी के साथ लोग जो है वो सियासत करते हुए और पॉलिटिक्स करते हुए के अलावा जर्नलिज़्म में भी ये सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अफ़सोस की बात है, लेकिन बहरहाल उस इंटरव्यू को रोक दिया गया और आज तक मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि आखिर एहसान उल्लाह एहसान को पाकिस्तान से किसने निकाला? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इस बार सब कुछ कह रहे हैं मगर भारत का नाम नहीं ले रहे। तो यकीनन कहीं न कहीं कुछ तो शर्म आई होगी, मगर फिर भी ढीठ बने हुए हैं और उसके बाद ये भी यकीन रखते हैं कि आगे सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का भरोसा करेंगी। बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि जी वो अब सोच रहे हैं, काफ़ी हद तक फैसला कर चुके हैं कि पीएमएल-एन जो कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी है, उसको खैराबाद कह दें। उसके बाद कहाँ जाएँगे मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये जो न्यूज़ आ रही है, ये काफ़ी हलचल पैदा कर रही है, इसलिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था और उनकी पार्टी के काफ़ी एक्टिव मेंबर्स में से हैं, मगर इस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी यकीनन कुछ नाराज़ लग रहे हैं और उसकी यही वजह भी लगती है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो इस पार्टी को खैराबाद कहने जा रहे हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी लाहौर में आर्टिफिशियल रेन, जी हाँ, मसनूई तौर पे बारिश की गई है और उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों में गले की मतलब खांसी और ज़ुकाम और इस तरह की जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा फैल रही थी और बारिश की बहुत शदीद ज़रूरत थी और फिर जी लाहौर में जो है पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि लाहौर में आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई गई है। अब देखते हैं इसके बाद कहाँ तक जो है वो मामला काबू में आता है गवर्नमेंट के, इसलिए कि जब आप दरख्त काटते चले जाएंगे हर जगह पर आपकी लैंड माफिया होगी, कहीं पर आप बैरियर टाउन बना देंगे और कहीं पे आप डीएचए बना देंगे तो जाहिर है फिर आप दरख्त कहाँ लगाएंगे और अगर दरख्त नहीं होंगे तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर बारिश भी कम होती है या नहीं होती और यही रीजन पाकिस्तान में भी बारिश ना होने का है और लेकिन उसके बाद ये बात समझने को और मानने को बहरहाल कोई तैयार नहीं है। ये भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ये टिकट मेरे ख्याल है 1971 में निकाला गया होगा और 90,000 लिखा हुआ है, जी हाँ, जो हमारे वहां पे कैदी रखे गए थे भारत में, जिसको हम आज तक मानते नहीं है मगर बहरहाल ऐसा हुआ था और इसके ऊपर हमारे लोग जैसे मैंने पहले कहा कि उनको ना कोई शर्म है और ना ही वो किसी तरीके से भी ठीक होने को तैयार है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था और उसके ऊपर बार बार हम भारत का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जी जो कुछ भी हुआ वो भारत की वजह से हुआ, मतलब हमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन जो लोग सही हिस्ट्री जानते हैं और पाकिस्तान से सही हिस्ट्री बताते हैं उनका यही कहना है यदि हमारी तरफ से बहुत गलतियां हुई थी, बांग्लादेश के लोगों को हमने बड़ा परेशान किया था, बहुत इंसल्ट करते थे उठते बैठते उन लोगों की और यही वजह है कि उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ ना रहें। वैसे ये भी बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान के साथ जो जो निकल गया यानी पाकिस्तान के साथ जो नहीं रहा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो या भारत हो, वो तरक्की कर गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले ज़ाहिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था और जिस वक़्त उन्होंने फैसला कर लिया और 71 की वॉर के बाद जब वो लोग अलग हो गए, तो आज आप देख लीजिए कि बांग्लादेश कहाँ पर है और हम कहाँ पे झाड़ू दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ भारत को भी देख लीजिए कि भारत जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उस वक़्त का भारत आप देख लीजिए और आज का भारत देख लीजिए, तो बस साबित ये हुआ कि हम ही पनौती हैं और हमारे से जो-जो अलग होता जाएगा, चाहे वो सिंधु देश हो, चाहे बलूचिस्तान हो, अगर हो पाया तो यकीनन वो भी तरक्की कर जाएँगे क्योंकि यहाँ रहते हुए तो किसी को तरक्की करने हम देते नहीं हैं। इसलिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस हो जाए या एजुकेशन में कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन या इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाए, हम वही माँगे-ताँगे के उस पे चल रहे होते हैं, किराए के टट्टू की तरह और उसी में शायद खुश भी हैं और शायद उसी की आदत भी पड़ चुकी है। बात हम करेंगे आपसे एक बार फिर जो ये साहब आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में,
जी, ये चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और इन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट में आज हलफ उठाया है कायम मकाम चीफ जस्टिस का। और अब देखते क्या ये कैसा काम करते थे। हमारे यहाँ आजकल जजेस वगैरह की और लॉयर्स की बड़ी मांग है। मुझे नहीं पता कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन खैर हमारे यहाँ तो मौजे ही मौजे हैं। तो हो सकता है ये भी उसी मौज का एक हिस्सा बन के हमें दिखाई दे। बात हम करेंगे आर्मी चीफ की। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो आजकल अमेरिका के विजिट पर हैं और अमेरिका के विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें डिफेंस सिस्टम पे बात की जाएगी, इकोनॉमी पे बात की जाएगी। ये बताया जाएगा कि जी टीटीपी हमारे पे अटैक कर रही है, और ना सिर्फ टीटीपी अटैक कर रही है बल्कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान भी पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। यानी हर एक के नाम के साथ पाकिस्तान लगा हुआ है। इसका साफ मतलब यही है कि वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने क्रिएट किया था। खैर, टीटीपी तो पाकिस्तान ने बनाया था, ये तो खैर सारी दुनिया ही जानती है, लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ये टीटीपी ने बनाया है, यानी कि नौकर के चाकर। ठीक है, उन्होंने बना दिया है। लेकिन अब बात सारी ये है कि बहुत से लोगों से मैंने सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के फोर्सेस इन लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। ये जो जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, चाहे डेरा इस्माइल खान में हो या कहीं और, तो ये अटैक जो है आखिर ये रोके क्यों नहीं जा रहे। कि क्या इतनी बड़ी नंबर वन फौज जो है वो इन लोगों को, जो कि इनसे तादाद में बहुत कम है, इनको क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है अमेरिका को दिखाना हो कि देखो जी, अफगानिस्तान की तरफ से हमारे पे अटैक हुए चले जा रहे हैं और तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो कम से कम हमें कुछ फंड दे दो, हमें कुछ हथियार दे दो, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दो और हमें कुछ डॉलर दे दो, तभी हमारा कुछ भला होगा। हो सकता है कि डीआई खान के जो अटैक है उसके पीछे कुछ इसी तरह की बात हो। खैर, नहीं भी हो सकती, लेकिन बहुत से लोग जो ये बात कर रहे हैं उनका शक यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इस किस्म के अटैक्स को, टीटीपी के अटैक्स को रोका नहीं जा रहा और मुसलसल होने दिया जा रहा है, जानी नुकसान भी होने दिया जा रहा है, माली नुकसान भी होने दिया जा रहा है, वो यकीनन किसी ना किसी तरीके से अमेरिका तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए जी, ये जो आप हथियार छोड़ गए थे अफगानिस्तान के अंदर, उन हथियारों की वजह से आज हमें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। अब जाहिर है अमेरिका जो है वो सोचेगा, हाँ वाकई में हमने तो सारे हथियार वहीं छोड़ दिए थे जब हमने जंग खत्म की थी, या जंग को बीच में छोड़ के या खत्म करके आए थे। तो यकीनन वो सारे हथियार जो हैं वो अब हाथ आ गए हैं अफगान तालिबान के या फिर टीटीपी के, और इस वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का बहुत नुकसान हो रहा है। अब उस नुकसान को की भरपाई कैसे हो, वो तो फिर यही तरीका होगा कि हमें कभी कुछ मिलियन और कभी कुछ बिलियन जो है वो डॉलर्स मिलते रहें, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सामान जो है, जंगी सामान की बात कर रही हूँ कि जंग लड़ने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो भी हमें देते हैं। वैसे ये बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें टैंक शैंक ना दें, इसलिए कि टैंक वाली जंग जो है वो अब नहीं होने वाली है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, जिसमें डॉक्टर आयशा सिद्दीका भी शामिल है, जिनका कहना यही है कि जी अब टैंक से लड़ने वाली जंग नहीं रही। बाकी अगर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की आर्मी या फोर्सेस टैंक खरीद रहे हैं, तो फिर हो सकता है कोई और काम के लिए खरीद रहे हो, इसलिए कि टैंक से और क्या काम हो सकता है मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीच में कमीशन जरूर खाया जा सकता है, क्योंकि एक चीज जो इस्तेमाल ही नहीं होनी है उसको खरीदने का मतलब क्या है। मगर बहरहाल यकीनन अमेरिका ने अब डीआई खान का अटैक देख लिया होगा, आर्मी चीफ पहुंच भी गए हैं, और ये पहले आर्मी चीफ हैं जो इससे पहले अमेरिका में ना तो कोई पढ़ाई करने के लिए गए हैं और ना ही किसी किस्म का उनका वहां से कोई वास्ता रहा है। मगर ये जरूर है, इससे पहले जितने आर्मी चीफ रहे वो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका से कनेक्टेड थे, चाहे वो कोई अपनी स्टडीज के लिए गए हो, चाहे कोर्स करने गए हो या कुछ भी। लेकिन ये आर्मी चीफ जो है इनका ऐसा कोई वास्ता नहीं है, और ये पहली बार ही गए, इनका फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है। लेकिन खैर, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे वो खुद तो गए हैं सो गए हैं, लेकिन नदीम अंजुम साहब को भी साथ ले गए हैं। जी हाँ, डीजीआईएसआई जो है वो भी साथ हैं, और नदीम अंजुम साहब, और अभी तक मेरा ख्याल है उन्होंने हेयर कट अभी भी नहीं करवाया है। मैं उनके हेयर कट से बड़ी तंग हूँ। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। आर्मी में तो मैंने सुना है इतने इतने से बाल करा देते हैं, एकदम जबरदस्त कट 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 सारे बाल उड़ा देते हैं। पता नहीं नदीम अंजुम साहब को जो है वो कोई आखिर क्यों नहीं मिल रहा जो इनकी हेयर कट कर दे। लेकिन यकीनन आर्मी इस वक्त ढूंढ रही होगी कोई इस काबिल कोई हो जो इनके बालों में जो है वो छुरी कह रही हूँ, सॉरी, सीजर लेके और इनकी हेयर कट कर दे। वो सुनी डाले मेरी बात को, मैं भी कुछ भी बोल रही होती हूँ। अच्छा, खैर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक बार फिर काकड़ साहब की। जी हाँ,
हमारे काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, मैं तो सोच रही थी कि इमरान खान जो है वही लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन काकड़ साहब ने तो खान साहब का भी जो है पत्ता साफ कर दिया। और जब से इन्होंने ये बात की है कि जी हम कश्मीर के लिए 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं, तब से मैंने सुना है कि लोग अपना सर पीट रहे हैं और बहुत से लोग जो है वो दीवार ढूंढ रहे हैं जहां वो अपना सर मार सकें कि आखिर इन्होंने क्या सोच कर ये बात की थी। खैर, बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है इनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जाके तुम इस किस्म की शुड़शुड़ियां छोड़ देना, लेकिन अब आप लोग कहेंगे शुड़शुड़ियां क्या होती हैं। आहा, समझा करें। खैर, शुड़शुड़ियां मतलब ऐसे ही कुछ उड़ा देना, हम ऐसे उसको ना शुड़शुड़ियां बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि काकड़ साहब को किसी ने नहीं कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने तो हरगिज नहीं कहा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी कह ले, बावली हरगिज नहीं है, तो उन्होंने हरगिज नहीं कहा होगा। लेकिन ये काकड़ साहब की अपनी कोई इजाद होगी, उन्होंने सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी बात करके जाऊं ना कि मेरे जाने के बाद भी इंडिया वाले जो है ना बरसों मेरी बात करते रहे, मतलब 10-20 साल बाद भी वो कह जी पाकिस्तान में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया था जिसने कहा था 300 बार जंग लड़ सकते हैं कश्मीर के लिए। लेकिन खैर, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है काकड़ साहब को, तो यकीनन काकड़ साहब जो है वो सोच में तो पड़ गए होंगे कि अब मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब होगा क्या, इसलिए कि अब यकीनन जब आर्मी चीफ वापस आएंगे, अब वैसे तो खबर मिल गई होगी आर्मी चीफ को, और लेकिन जब वापस आएंगे तो आर्मी चीफ हो सकता है इनको बुलाएं और इनकी खैरियत पूछे कि बेटा तबीयत ठीक है, हजबुला नहीं मिली थी क्या, अब उस दिन क्या बात करके आए थे, शाबाश शाबाश बताओ। तो और बाकी तो पिछले जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर गए, यानी कि लास्ट तो खैर शहबाज शरीफ गए, उनसे भी पहले इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब को बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, अपने आप आ जाइए, तो खान साहब आने को तैयारी कोई नहीं थे। लोग कह रहे थे अभी आएंगे, तभी आएंगे, जब भी आएंगे, और खान साहब आ ही नहीं रहे थे किसी तरीके से। और उसके बाद खान साहब आए थे तब उनके कान के नीचे, आपको मालूम है ना, बाजवा साहब ने, जी जी, तो मुझे लगता है कि इनके साथ भी कोई उसी किस्म का कोई सीन होने वाला है, और तभी ये कोई इंसान के बच्चे बनेंगे। अदरवाइज अगर इलेक्शन थोड़े आगे हो गए और ये 2-4 हफ्ते और रह गए या 2-4 मंथ्स और रह गए, तो काकड़ साहब ने तो बस ऐसी ऐसी बातें करनी है ना कि उसके ऊपर तो बॉलीवुड की अच्छी भली जो है ना वो पिक्चर बन जाएगी, और बीच में 2-4 आइटम सॉन्ग भी डाल देंगे। तो मुझे कोई इस किस्म का शुभ हो रहा है इनके ऊपर, लेकिन आई विश कि ऐसा ना हो, इलेक्शन टाइम पर हो, ताकि हमारी काकड़ साहब से जान छूटे, वरना काकड़ साहब ने फिर 10-12 कंट्रीज का विजिट कर लेना है अपनी फैमिली के साथ, और कभी कहीं और कभी कहीं और कभी कहीं रेस्टोरेंट्स जो महंगे महंगे होते हैं, जिसके बाहर से भी नहीं गुजरा जा सकता, पाकिस्तानी बाहर से भी गुजरे तो वो कहते हैं लाओ $100 दो, तुम लोग पाकिस्तान से हो, सामने से कैसे गुजरे, $100 निकालो। तो उस तरह के रेस्टोरेंट में जाकर जो है सरकारी खर्चे पे, यानी जो अम्बेसीज वहां पर हैं, उन अम्बेसीज को कहते हैं, पाकिस्तानी अम्बेसीज को काकड़ साहब कहते हैं कि जी मैं खाना खाया हूँ, अब बिल तुम लोग दे दो। अच्छा, अम्बेसीज का भी अजीब तमाशा है, हमारी तो पाकिस्तान की अम्बेसीज बहुत सी जगह पर ऐसी हैं जो अम्बेसी के स्टाफ को पैसे नहीं दिए हमने बरसों से, वो बेचारे कह रहे हैं हमारी जी पता नहीं कितने मंथ्स की सैलरी नहीं मिली है हमें, और काकड़ साहब जो है वो खाना खा के निकल जाते हैं, मतलब, और उसके बाद कहते हैं पूरी फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है ना, फैमिली के साथ तो ऐसे आते हैं ना जैसे कोई थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि काकड़ साहब खा पीकर और 9-2-11 होने से पहले वो सारा बिल जो है पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो भर देती है, तो उसका मुझे जरूर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए कि पाकिस्तान की एम्बेसी के स्टाफ को तो हमने बहुत मन से सैलरी नहीं दी है, तो भला वो कैसे काकड़ साहब का बिल भर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी और कंट्री की एम्बेसी को कह दिया हो कि जी अभी दे दो, बाद में दे देंगे, तो वो हमारे यहाँ होता है ना भाई, अभी दे दो, धार दे दो, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हमारे यहाँ इस तरह चलता है दुकानों पे। तो हो सकता है काकड़ साहब ने कोई इस तरह का कोई हरबा इस्तेमाल किया हो, इसलिए कि कुछ भी कह लीजिए है तो पाकिस्तानी ना, हमें पैसा निकलवाना भी आता है, हमें फ्री का खाना खाना भी आता है, तो इसलिए हमें तो कोई चैलेंज ना ही करे। और ये जो बार बार आप लोग कहते रहते हैं ना इकोनॉमी पे काम करो, इकोनॉमी पे काम करो, तो इकोनॉमी पे ही तो काम हो रहा है, और क्या हो रहा है, मतलब अभी आर्मी चीफ गए अमेरिका, वहां से वो पैसा भी मांग कर ले आएंगे, हथियार भी फ्री के मांग कर ले आएंगे, और साथ ही तसल्ली भी दे आएंगे कि आज ही हम देख लेंगे अफगानिस्तान के लोगों को। तो इससे ज्यादा आर्ट आपको लगता है कि किसी और कंट्री के अंदर है कि हम आज से नहीं, हम बरसों से ये काम कर रहे हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। अब एक कंट्री बता दीजिए हमें, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे चाइना हो, जिसने ये कहा हो कि हम पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर है थोड़ा डिले कर देते हैं, थोड़े दिनों के बाद दे देते हैं, फिर डिले कर देते हैं, फिर दे देते हैं, मगर कोई एक सिंगल कंट्री मुझे ऐसे बता दी जिसने कहा हो कि एक पैसा लेके बताओ जो मान जाओ, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, हम जहां जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसा लेकर ही बाहर निकलते हैं, चाहे वो जो मर्जी कर ले, उल्टे भी लटक जाए ना, वो बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल कल्लाश हो गए हैं, हमारे तो खुद के पास पैसे नहीं है, हम तब भी किसी तरीके से
उनको जो है वो दरगाह-वरगाह बेच के वहाँ से बिरयानी मँगा के उस बिरयानी को सेल करके उससे पैसे लेके हम फिर भी आ जाते हैं। यानी हम ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ में जाके पैसा और सामान लेकर आए जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं था। यानी इमरान खान साहब गए थे सऊदी अरब, कहा जाता है सऊदी अरब वालों के पास चावल नहीं होते। खान साहब वहाँ से भी चावल माँग के ले आए और उन्होंने इतने सारे थैले चावल के हमें दे दिए थे। आप लोग आटे को रोते हैं इंडियंस के, हमें आटे की लाइन में खड़े हैं और ये है। अब बताइए कौन-सी आटे की लाइन है पाकिस्तान में अब? नज़र आ रही है कोई? वो ज़माना गया जी जब हम आटे की लाइन में लगा करते थे। ठीक है? अब तो हमारे पास हमारे नया पूरा सेटअप ही सारा नया आ गया है और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हमारे पास पूरा सेटअप ही नया आ गया है तो अब एक नए सिरे से हमने लोगों को जो है वो चूना लगाना है और ज़ाहिर है नए लोग होते हैं तो लोग थोड़े दिन भरोसा भी कर लेते हैं कि ठीक है, हो सकता है कोई काम-काज करने ही शुरू कर दें ये लोग, क्या पता कुछ इनको अक्ल आ जाए और ये सोचें कि जी हम खुद ही खा कमा लें। हालाँकि उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास बहुत काम है जी, हमारे पास माँगने का इतना काम है कि हमें बाकी किसी काम की ज़रूरत ही नहीं है। माँग-माँग के सारा दिन निकल जाता है, तो भला काम करके फ़िज़ूल में अपना टाइम वेस्ट कौन करे। लेकिन हाँ, ठीक है यहाँ से मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। क्या करूँ? आना तो है ना, न्यूज़ भी तो देनी है आपको। तो जी, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन मैं ये भी बता दूँ ईरान ने भी जो है वो वीज़ा फ्री कर दिया है इंडियंस को। जी हाँ, हमें नहीं, हमें तो पाकिस्तान वापस जब आते हैं पाकिस्तानी तो पाकिस्तान वाले भी रोक देते हैं, किधर से आए हो, कहाँ से आए हो, वीज़ा दिखाओ। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ईरान के साथ-साथ और कई दूसरी कंट्रीज़ जो हैं जिसमें ईरान ने तकरीबन 31 क या 33 कंट्रीज़ हैं जिनको ये कहा है कि जी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसमें सऊदी अरब तक शामिल है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं है। यानी कि ईरान वालों को आप जो मर्ज़ी कर लें, हालाँकि यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है, ईरान बहुत ज़्यादा विज़िट करती है। लेकिन जब देखें मुहर्रम से पहले, मुहर्रम के बाद और फिर हर चेलम पे जो है इमाम हुसैन के चेलम पे बहुत लोग पाकिस्तानी जाते हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा फ्री कंट्री करार नहीं दिया, हालाँकि हम तो इतना उनकी वाह-वाह करते हैं। लेकिन सऊदी अरब को दे दिया है, उन्होंने भारत को जो है वीज़ा फ्री कंट्री में शुमार कर लिया, लेकिन हमें नहीं किया। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, हम वीज़ा खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात है? हम लोग बहुत पैसा है हमारे पास। ये तो हमने लोगों को इंप्रेशन देके रखा हुआ है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वरना आपको पता है कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी कंट्रीज़ माँगने के लिए आ जाती हैं। और तो और छोड़िए, मोदी जी ने भी आ जाना था कोई प्रोजेक्ट लेकर पाकिस्तान के पास कि जी ये प्रोजेक्ट कर लो और यहाँ पे पैसा लगा दो, तुम भी अपना कश्मीर ठीक कर लो, हम भी इधर से कश्मीर ठीक कर लें। तो हमें इस किस्म की चीज़ों से बचना है और वैसे भी मोदी जी का आपको पता है ना कि वो बिज़नेस सोचते रहते हैं, तो उन्होंने हो सकता है बिज़नेस सोच-सोच के हमें भी बता देते हैं और कहते हैं जी जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान की तरफ है, उधर कुछ डेवलपमेंट कर लो ताकि जब कभी हम छीनें या हम लें या जो भी हो, तो हमें कुछ बना-बनाया मिले। तो पाकिस्तान ने सोचा कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ना, सिर्फ़ फ़िज़ूल की बातें में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ख़ैर मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।